जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके। ऑप्शन आर आत्म साक्षात्कार, स्वानुभूति, अनिर्वचनीय, या ऑप्शन नंबर डी बोलता है रहस्य। तो ऐसा कौन सा भाई वन वर्ड देना है इसको, इनको बोलते हैं एकार्थी शब्द। तो जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके, ऑप्शन नंबर सी, इसको हम बोलते हैं अनिर्वचनीय, कि यानी कि जिसको आप जो वचन वाणी द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता उसको हम अनिर्वचनीय बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और ये क्या कहलाता है भाई, एकार्थी शब्द कहलाता है। एकार्थी शब्द क्या होते हैं, जो अनेक शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं उनको हम बोलते हैं, अनेक शब्दों के स्थान पर एकार्थी शब्द बोलते हैं। बात क्लियर हुई भाई? तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। हेलो एंड वेलकम बैक टू द शिक्षा फॉर नौकरी। डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रहेंगे सी टेट, यूपी टेट, उत्तराखंड टेट के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज है, प्रैक्टिस सेशन है। आज के सेशन में जो हिंदी के व्याकरण वाले क्वेश्चन उठाए हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करना। प्रीवियस ईयर के जितने भी लिंक हैं और जो प्रीवियस वीडियो, प्रीवियस सेशन, मॉक टेस्ट डिस्कस किए हैं, ऊपर आई सेक्शन में लिंक मिल जाएगा, जरूर जाकर चेक करना। वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन 2 से स्टार्ट करते हैं। उत्साह किस रस का स्थायी भाव है, ये आपको बताना है। करुण रस का है, वीर रस का है, हास्य रस का है, या फिर श्रृंगार रस का है। क्या पूछा गया है? उत्साह का स्थायी भाव पूछा गया है। तो देखिए उत्साह जो स्थायी भाव है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। जब किसी रचना या वाक्य आदि से वीरता जैसी चीजें आपको दिखाई देती हैं, तो उसका स्थायी भाव क्या होता है? यहाँ पर स्थायी भाव, स्थायी भाव की बात की जा रही है। स्थायी भाव की उत्पत्ति होती है तो वो क्या कहलाता है भाई? वो कहलाता है रस कहलाता है। और स्थायी भाव यहाँ पर देखिए अलग अलग ऑप्शन की अगर मैं बात करूं, करुण रस, हास्य और श्रृंगार, इन सब की अगर मैं बात करूं तो उत्साह जो होता है वो वीर रस की स्थायी भाव है। और शोक की अगर बात की जाए, शोक की अगर बात की जाए तो ये करुण रस का स्थायी भाव है। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई। करुण रस का स्थायी भाव है। शोक की अगर बात की जाए हास्य की या हास की, तो इसका स्थायी भाव क्या होता है भाई? भाई हास्य का, हास्य रस का स्थायी भाव है। बात क्लियर हुई? अब बात करें ऑप्शन नंबर डी श्रृंगार की, तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रीति। भाई रीति जो है श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। आगे आने वाले क्वेश्चंस में देखेंगे दोबारा से कि रस क्या होते हैं, रस की कितने प्रकार के होते हैं, तो वीडियो में लास्ट तक देखते रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, टा वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन हैं? आपको क्या बताना है? जो टा वर्ग होता है उसमें किस प्रकार के व्यंजन आते हैं? इनको क्या बोलते हैं? कंठ्य बोलते हैं, तालव्य बोलते हैं, मूर्धन्य बोलते हैं, या दंत्य बोलते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। जहां भी हिंदी पूछी जाती है भैया, हिंदी किसी भी एग्जाम की बात करो, नॉट ओवर टीचिंग एग्जाम, बाकी अगर किसी भी एग्जाम की बात की जाए जहां पर हिंदी पूछी जाएगी, इस प्रकार के क्वेश्चन जरूर देखने के लिए मिलेंगे आपको। तो जो टा वर्ड होते हैं, ये टा वर्ग जो होते हैं उसमें किस प्रकार के व्यंजन होते हैं? ऑप्शन नंबर सी, ऐसे व्यंजन को हम बोलते हैं मूर्धन्य व्यंजन। अब ये कौन से व्यंजन होते हैं भाई? जैसे टा हो गया, ठा हो गया, ड़ा हो गया, डा हो गया, तो ये जितने भी हैं हमारे, ट्रा हो गया, तो ये टा वर्ग में कहलाते हैं। क्या बोलते हैं इन्हें? टा वर्ग के व्यंजन बोलते हैं। अब देखिए मूर्धन्य व्यंजन कौन से होते हैं? मूर्धन्य व्यंजन ऐसे होते हैं, ये वर्ण जो है कठोर तालु से और उल्टी जीभ करके, और उल्टी जीभ का जो आगे का भाग होता है ना, वो जब कंठ को टच करता है, तो जब जिन वर्णों का उच्चारण होता है उनको हम बोलते हैं मूर्धन्य वर्ण बोला जाता है, मूर्धन्य व्यंजन बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? अब देखो इसको हमने पीछे डिस्कस कर लिया था कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है, लेकिन यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन निकलेंगे अभी। हास होता है, रीति होता है, क्रोध होता है, या फिर उत्साह होता है। तो मैंने आपको बताया था श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? रीति होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है क्वेश्चन नंबर 4 के लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब बात करें अगर हम श्रृंगार रस की, तो देखो श्रृंगार रस होता क्या है? देखो श्रृंगार रस को क्या दूसरे किस नाम से बुलाया जाता है? रस राज के नाम से भी जाना जाता है। तो रस राज के नाम से भी श्रृंगार रस को जाना जाता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि रस राज किस रस को बोलते हैं? तो किसको बोलेंगे भाई? श्रृंगार रस को बोलेंगे। इसका स्थायी भाव क्या होगा? रीति होगा। बात क्लियर हुई? तो इसमें क्या होता है भाई, देखो श्रृंगार रस की मैं बात करूं तो देखो श्रृंगार रस में जब नायक और नायिका के
इसमें क्या होता है, नायक और नायिका, यानी कि मेल और फीमेल को हमने हिंदी में क्या बोला, नायक और नायिका बोला है। तो उनके मन में जब कोई संस्कार रूप में रति या प्रेम की भावना उत्पन्न होती है तो वहां पर श्रृंगार रस होता है। बात क्लियर हुई। नायक या नायिका के मन में रति या फिर प्रेम जब उत्पन्न होता है तो वहां पर श्रृंगार रस आता है। बात क्लियर हुई। श्रृंगार रस के दो भाग होते हैं, टू टाइप्स होते हैं, दो प्रकार का होता है श्रृंगार रस। पहला रस कौन सा होता है, वियोग श्रृंगार रस। ठीक है, पहला हो गया आपका वियोग श्रृंगार रस, और दूसरा क्या हो गया, संयोग श्रृंगार रस। तो दो तरीके के, दो प्रकार के हो गए आपके श्रृंगार रस। पहला हो गया वियोग श्रृंगार रस, दूसरा हो गया संयोग श्रृंगार रस। अब दोनों में क्या होता है भाई, वियोग में क्या होता है और संयोग में क्या होता है। संयोग में जो होते हैं नायक और नायिका जब मिलन के उसमें होते हैं, यानी कि परस्पर मिलन होता है, उनका संवाद होता है, तो वहां पर संयोग श्रृंगार कहा जाता है। बात करें अगर वियोग श्रृंगार की, तो जहां पर नायक और नायिका के बीच में प्रेम तो होता है लेकिन उनके मिलन की संभावनाएं नहीं होती हैं, तो वहां आता है हमारे पास वियोग श्रृंगार। बात क्लियर हो गई। तो ये था पूरा श्रृंगार रस की बातें। तो ऑप्शन नंबर सी, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। किसकी बात की जा रही है, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है। 24 होती हैं, 16 होती हैं, 11 या फिर 13। तो चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में होती हैं भाई 16 मात्राएं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार आया है, यूपी टेट में भी इस क्वेश्चन को पूछा गया है। यूपी टेट आई थिंक 2017 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है भाई। तो जो 16 मात्राएं होती हैं, किसकी बात हो रही है यहाँ पर भाई, यहाँ बात हो रही है चौपाई छंद की। अब देखो चौपाई छंद की बात करें तो चौपाई में क्या होता है भाई, देखो 16 मात्राएं होती हैं, और अंत में जो है, इसमें मैं और चीज ऐड कर देता हूं, अंत में क्या होता है, लघु प्रधान होता है ना, लघु प्रधान होता है, ये भी इसमें इंक्लूड किया जाता है। ओके, चौपाई छंद जो है मात्रक सम छंद का एक भेद है। ठीक है, चौपाई छंद जो है, ये भी आप ध्यान रख लेना, मात्रक छंद का रूप है। बात क्लियर हुई भाई। और इसमें कितने चरण होते हैं अगर बात करें चौपाई छंद में, तो इसमें 4 चरण होते हैं। ये भी आप नोट डाउन कर लेना। अब दोबारा से समराइज करें, चौपाई में 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, अंत में एक लघु प्रधान होता है, और चौपाई छंद मात्रक छंद का एक रूप होता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट चलते हैं, कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराई जग व पाए बोराय। पंक्ति में कौन सा अलंकार है भाई, ये स्टेटमेंट दिया गया है, इसमें आपको बताना है कि कौन सा अलंकार है। बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है, ये आपको पता होगा। रूपक अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, श्लेष अलंकार है, या फिर यमक अलंकार है। तो देखो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर यमक अलंकार। अब अलंकार क्या होते हैं, जो शोभा बढ़ाते हैं वर्णों की। अब यहाँ यमक अलंकार क्या है, इसमें क्या है, एक ही वर्ण की जब बार बार पुनरावृत्ति होती है, बार बार आवृत्ति होती है, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है, यमक अलंकार होता है। लेकिन उसका हर बार जो है मीनिंग डिफरेंट होता है। यहाँ पर जो 2 वर्ड दिए गए हैं, कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाय, वह खाए बोराई जग क्या खाए बोराई, है ना। तो यहाँ पर जो कनक कनक वर्ड है, तो देखो दोनों के मतलब अलग हैं। एक कनक का मतलब क्या है यहाँ पर, धतूरा, है ना, एक का मतलब क्या है धतूरा, दूसरे कनक का मतलब क्या है, सोना। तो दोनों का मीनिंग अलग है, लेकिन बार बार पुनरावृत्ति हुई है। तो ऐसे अलंकार को हम क्या बोलते हैं भाई, यमक अलंकार बोलते हैं। बात क्लियर हुई। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, सूर्य उदय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। इनके सूर्य उदय का संधि विच्छेद बताना है। सूर्य प्लस दे, सूर्य प्लस उदय, सूर्य प्लस उदय, या सूर्य प्लस दे। देखो सब में डिफरेंस है, तो करेक्ट जो संधि विच्छेद है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। अब बी क्या बोलता है भाई, सूर्य जमा उदय जो होता है, ये किसको बताएगा, ये संधि विच्छेद है प्रॉपर सूर्य उदय का। और यहाँ पर कौन सी संधि है भाई, ये भी हमें बतानी है। तो देखो यहाँ पर जो संधि मौजूद है वो है गुण संधि। बात क्लियर हुई। यहाँ पर गुण संधि का ये एक उदाहरण है,
जिसको हम बोल रहे हैं सूर्योदय। अब गुण संधि में क्या होता है भाई, जब ए, छोटा ए या बड़ा आ किसके साथ कंबाइन होता है, छोटी ई या ई के साथ मिलकर ए बनाए, ए बनाए, पहली कंडीशन हो गई गुण संधि की। दूसरी कंडीशन क्या हो गई, जब ए और आ किसके साथ कंबाइन होकर, ऊ के साथ कंबाइन होकर या ऊ के साथ कंबाइन होकर क्या बनाए, ओ बनाए। तो ये क्या हो गया, गुण संधि हो गया, गुण नहीं गुण संधि हो गया। ओके, तो गुण संधि में क्या होता है, दो वर्णों के मेल से जो संधि मिलती है, जो विकार उत्पन्न होता है दो वर्णों के मेल से, उसको हम बोलते हैं गुण संधि। और इसके जो ए प्लस आ मिलकर ए बनाए या ए आ प्लस ऊ मिलकर ओ बनाए, तो यहाँ पर हमारी कौन सी संधि आएगी, गुण संधि होगी। बात क्लियर। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। यथाशक्ति में समास है भाई, बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है आज की इस वीडियो में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समास, संधि, सब चीजों को इंक्लूड किया गया है और ये काफी अच्छे लेवल पर क्वेश्चन है, कई बार इनको पूछा भी गया। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। हिंदी व्याकरण के लिए बहुत ही यूजफुल वीडियो रहेगी। उत्तराखंड टेट की अगर मैं बात करूं, यूपी टेट की अगर मैं बात करूं या सी टेट में भी। यथाशक्ति में समास कौन सा है, अव्ययी भाव समास है, तत्पुरुष समास है, द्विगु समास है या फिर कर्मधारय समास है। तो देखो यथाशक्ति में है ऑप्शन नंबर ए, अव्ययी भाव समास। अब यथाशक्ति का क्या मतलब होता है, दो शब्दों के मेल से या दो शब्दों के मेल को क्या बोलते हैं भाई, हम समास बोलते हैं। और यथा जमा शक्ति है ना, क्या मतलब हो गया, शक्ति के अनुसार। इस वर्ड को लिख लेते हैं यहाँ पर हम, यथा शक्ति, इसका मीनिंग क्या होगा, शक्ति के अनुसार। तो यहाँ पर यथा क्या है, अवयव है, अव्यय है ना। यथा यहाँ पर क्या है भाई, अव्यय है, इसलिए ये कौन सा समास हुआ, अव्ययी भाव समास हुआ। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है, क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है। देखो तद्भव और तत्सम से जो है बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन यहाँ बच्चे मिस्टेक करते हैं। तो अभी देख लेते हैं तद्भव कौन सा, मधुप है, भ्रमर है, मधुकर है या फिर भवरा है। तो हमें ये समझना है कि तद्भव क्या होते हैं और तत्सम क्या होते हैं। तो तद्भव वो शब्द होते हैं जिनमें जो संस्कृत से लिए गए हैं और उनमें कुछ थोड़ा सा परिवर्तन कर कर उनको इस्तेमाल किया गया है। तत्सम शब्द कौन से होते हैं, संस्कृत के वो शब्द जो ज्यों के त्यों प्रयुक्त किए जाते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। बात क्लियर हो गई। अब इन शब्दों में आपको तद्भव शब्द पहचानना है कौन सा है, मधुप है, भ्रमर है, मधुकर है या फिर भवरा है। देखो क्वेश्चन नंबर 9 के लिए जो राइट आंसर होगा वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। देखो डी जो है क्या है, तद्भव शब्द है। अब तद्भव कैसे हुआ यहाँ पर ये समझते हैं। देखो जो तत्सम शब्द है, अब तत्सम शब्द मैंने क्या बताया था, जो ज्यों के त्यों संस्कृत से लिए गए हैं। तो भ्रमर में परिवर्तन करके क्या बनाया गया है, भवरा बनाया गया है। तो थोड़ा परिवर्तन हो गया तो जो परिवर्तन हो गया वो शब्द क्या कहलाएंगे भाई, वो तद्भव कहलाएंगे। तो यहाँ पर जो भ्रमर क्या है, तत्सम शब्द है, और भवरा क्या है, तद्भव शब्द है। तो हमें क्या निकालना था, तद्भव ही निकालना था। मधुकर क्या है भाई, मधुकर तत्सम शब्द है, भ्रमर भी हमारा तत्सम शब्द है, मधुप भी हमारा तत्सम शब्द है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, मुद्री का तत्सम रूप क्या है। अब आपको बताना है मुद्री का तत्सम, तत्सम मतलब जो संस्कृत से ज्यों का त्यों लिया गया है, मुद्री, मुंद्री या मुद्रिका या मुद्रिका। तो देखिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, हाँ बिल्कुल इजीली आंसर कर सकते हैं। जो मुद्रिका है वो कैसा, संस्कृत का शब्द है और वही शब्द हमारा क्या कहलाता है, तत्सम शब्द कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन 11 के साथ। उत्कर्ष शब्द का विलोम शब्द क्या है, ये आपको बताना। पतन होगा, अपकर्ष होगा, अभ्रष्ट होगा या फिर विकर्ष होगा। तो उत्कर्ष शब्द का विलोम शब्द यानी कि उल्टा जो शब्द होगा वो होगा हमारे पास अपकर्ष। और अपकर्ष का मतलब, उत्कर्ष का मतलब क्या होता है, उन्नति करना, है ना। और अपकर्ष का मतलब क्या होता है, नीचे जाना या फिर डाउन होना किसी भी चीज का, या फिर उतार जिसको बोला जाता है वो भी आप कह सकते हैं। तो ये इसका विलोम शब्द हुआ, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, अयोग वहा कहा जाता है। अयोग वहा किस चीज को कहा जाता है, विसर्ग को कहा जाता है, महाप्राण को कहा जाता है, संयुक्त व्यंजन को या फिर अल्प प्राण को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क डाउन कर लो। अयोग वहा जो किसको बोला जाता है, ये बोला जाता है विसर्ग को। बात समझ में आई ना, ये स्वर है ना ये व्यंजन है, इसको हम क्या बोलते हैं, विसर्ग। यानी कि जैसे अंत है
तो ये जो 2 मार्क लगाए हैं मैंने, ये क्या है, विसर्ग कहलाते हैं। तो अयोग वाह किसको बोलेंगे, ऑप्शन नंबर ए विसर्ग को बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, चरण कमल बंदो हरिराई, उपयुक्त पंक्ति में अलंकार कौन सा है, ये आपको बताना है कि इसमें कौन सा अलंकार है। उत्प्रेक्ष अलंकार है, यमक अलंकार है, रूपक अलंकार है, या फिर उपमा अलंकार है। तो राइट आंसर क्या होगा भाई, चरण कमल बंदो हरिदाई, इसमें जो सही होगा वो है हमारे पास रूपक अलंकार, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। यानी कि रूपक अलंकार क्या होता है, उपमे में उपमान की जब तुलना की जाती है तो वहां पर कौन सा अलंकार आता है, वहां पर रूपक अलंकार आता है ना। यानी कि जब किन्हीं दो चीजों के बीच में अंतर नहीं रखा जाता तो उनको हम वहां कौन से अलंकार आएगा भाई, रूपक अलंकार आएगा। और यहीं पे ये ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 13 के लिए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, कर्म कारक का चिन्ह है, आपको बताना है कर्म कारक में किस चीज से चिन्हित करते हैं, ने से द्वारा, को से, को के लिए, या फिर हेतु। अच्छा क्वेश्चन है भाई, अच्छे लेवल पे क्वेश्चन है। तो राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो कर्म कारक को से रिप्रेजेंट करते हैं। बात क्लियर हुई, यानी कि क्रिया के कार्य को जो फल देता है, क्रिया के कार्य को, बात समझ में आ रही है, जो क्रिया होती है उसके द्वारा जो किया गया कार्य होता है ना। तो उस क्रिया के द्वारा कार्य करने पर जो फर्क पड़ेगा तो वो क्या कहलाता है भाई, कर्म कारक कहलाता है। और इसमें को चिन्हित वर्ड होता है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, बाजार शब्द से किस संज्ञा का बोध होता है, यहाँ बाजार शब्द दिया है, आपको बतानी है इस बाजार शब्द में कौन सी संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, या फिर व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, ऑप्शन नंबर बी समूहवाचक संज्ञा आती है बाजार में। क्यों आती है, क्योंकि यहाँ पर बाजार में हमेशा भीड़ होती है, समूह में लोग होते हैं, अलग अलग समूह में लोग होते हैं। तो इसलिए बाजार क्या है, किसी एक व्यक्ति विशेष को नहीं बताता, एक समूह का बोध कराता है। तो यहाँ इसलिए समूहवाचक हो गया संज्ञा। तो बाजार में ऑप्शन नंबर बी समूहवाचक संज्ञा है। तो ये है भाई हमारे इंपॉर्टेंट हिंदी के व्याकरण के क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आए होंगे। तो समझ में आए तो आपको लाइक करना है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलेंगे आपसे नए मैराथन सेशन में जो होगा सीडीपी के लिए और यूटेट प्रिपरेशन के लिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और यूपी टेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन आने वाले हैं बिफोर एग्जामिनेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।